स्टडी आई 8 में आपका फिर से स्वागत है। मैं रामकृष्ण कुमार हीरा। आज हम ग्रुप डी एग्ज़ाम के साइंस के एमसीक्यू 2 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो हम देर ना करते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, कोशिका श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, यह ग्लूकोज का विश्लेषण करता है। बी, यह ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकर्ता है। सी, यह माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करता है। डी, यह एंजाइम को उत्तेजित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकृत करता है। बात करें तो इनके बारे में, तो कि कोशिका श्वसन वह प्रक्रिया है जो कोशिका द्वारा ऊर्जा संचालित करने का उपयोग की जाती है। वहीं बात करें तो इधर ऑक्सीजन का उपयोग प्रक्रिया के अंतिम चरणों में किया जाता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन ईसी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में होता है। इस चरण के दौरान एटीपी की अधिकता संख्या संश्लेषित होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन स्वीकृतता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न जो ग्रुप डी में आए हुए हैं, किस एल्केन को मार्स गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोपेन। प्रोपेन को मार्स गैस कहा जाता है। जरा इसके बारे में भी विस्तार से जान लें कि मीथेन सबसे हल्का हाइड्रोजन कार्बन है जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु है और जिसका आवनिक भार 16 है। यह एक ईंधन गैस भी है जिसे आमतौर पर मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली भूमि में उत्पन्न होती है। और इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो जान लें कि मीथेन का उत्पादन तब होता है जब भौगोलिक दलदलों, कच्छ भूमि आदि के भीतर वनस्पति का स्वाभाविक रूप से विघटन होता है। मीथेन के उत्पादन के पीछे मुख्य प्रक्रिया अवायवीय पाचन है। वहीं बात करें तो बायोगैस या गोबर गैस में 60 से 70% मीथेन गैस होता है। मीथेन ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। मीथेन का उत्पादन कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजीव अपघटन और कठोर अवायवीय परिस्थितियों में CO2 की कमी के दौरान मिट्टी में होता है। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मीथेन मार्स के रूप में जाना जाता है। तो आज का तीसरा प्रश्न कि इनमें से कौन सा परजीवी पौधा का उदाहरण है? ऑप्शन ए बोटिचियम, बी न्यूटिया, सी मोनोट्रोप, डी रफलेसिया। ग्रुप डी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देख लें, चाहे साइंस के क्वेश्चन हो और कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन वो रिपीट कर रहे हैं, इस बार भी कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। तो इसका राइट आंसर है परजीवी पौधा का जो उदाहरण है ऑप्शन डी रफलेसिया है। रफलेसिया परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। इसके विस्तार पूर्वक से इसका तथ्य को जानें कि रफलेसिया जो है एक आवृत्ति बीजी है और यह कुल जड़ परजीवी है। रफलेसिया को आप लोगों को मालूम हो कि दुनिया का सबसे बड़े फूल हैं और परजीवी पौधे वो हैं जो किसी अन्य जीवित पौधे पर
अपना पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्राप्त करता है, मतलब कि दूसरे पौधे पर वो आश्रित होता है और वहाँ से अपना पोषण वो प्राप्त करता है। और वहीं बात करें तो बोट्रोचियम एक पेरिडोफाइट या प्राकृतिक सैप्रोफाइटिक है, और न्यूट्रिया और मोनोट्रोपा भारतीय पाइप मतलब आवृत्ति पौधे हैं जो प्राकृतिक रूप से सैप्रोफाइट हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? ये जो 10 प्रश्न आए हैं वो किन्हीं के द्वारा बताया गया है, और उसके बाद हमने जितना ही बताया उतना का ही हमने वीडियो इसका बनाया है। तो आज का चौथा प्रश्न है कि मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें कौन है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी अमोनिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस के बाद बायोगैस का मुख्य घटक है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। मीथेन पानी के नीचे वनस्पति पदार्थ और अवायवीय जीव अपघटन द्वारा निर्मित होता है। इसे मार्स गैस या दलदली गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न कि एक इंद्रधनुष में रंग डैश परावर्तन घटना द्वारा बनते हैं। ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विसरण, डी परिक्षेपण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परिक्षेपण। परिक्षेपण से इंद्रधनुष में रंग परावर्तन की घटना बनते हैं। तो इसके बारे में भी और विस्तार पूर्वक जानें कि प्रक्षेपण वह घटना है जिसके द्वारा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने दौरान सफ़ेद प्रकाश अपने 7 घटक रंगों में विभाजित होता है। ये 7 रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी है। इंद्रधनुष सूर्य की रोशनी के हवा में पानी के बूंदों संयोजन पर होने वाले परिक्षेपण के कारण बनता है। एक इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अब पानी की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह काम करता है और वे घटना सूर्य के प्रकाश से दूर करते हैं और फैलाते हैं और फिर से आंतरिक रूप से प्रतिबंधित करते हैं और अंत में इसे फिर से अपवर्तित करते हैं। जब यह बारिश की बूंदें बाहर निकलता है तो प्रकाश और आंतरिक प्रतिबिंब के फैलाव के कारण विभिन्न रंग पर्यवेक्षक की आँख तक पहुँचते हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, पर्यावरण के अजैविक घटक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए वनस्पति, बी पशु, सी वायु, डी विकल्प सही है, मतलब सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वायु। वायु पर्यावरण के अजैविक घटक का एक उदाहरण है और इनके बारे में और जानें कि विस्तार पूर्वक से कि वायु पर्यावरण का अजैविक घटक का एक उदाहरण है। यह अजैविक या अजैविक कारक पर्यावरण के गैर जीवित रासायनिक और भौतिक भाग हैं जो जीवित जीवों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन्हें पारिस्थितिक कारक भी कहा जाता है। भौतिक और रासायनिक कारक पर्यावरण की विशेषता है। वायु, प्रकाश, वायु, मिट्टी, पोषक तत्व आदि एक पारिस्थितिक तंत्र के आजीवक घटक हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है लेकिन ध्वनि में नहीं, क्योंकि? ऑप्शन है ध्वनि की गति प्रकाश से काफ़ी धीमी होती है, बी प्रकाश तरंगें प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती है,
सी ध्वनि तरंगें वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगें प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जो प्रकाश निर्वात की यात्रा कर सकता है लेकिन ध्वनि में नहीं कर सकता है। तो इनके बारे में भी विस्तार से जानें। हर प्रश्न का हम विस्तार पूर्वक से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले वीडियो में भी ऐसा मिलेगा। तो इनके बारे में विस्तार से जान लें कि प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है क्योंकि प्रकाश तरंगें प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसे किसी माध्यम से ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि तरंगों के प्रसार से विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का निर्माण करते हैं। ध्वनि तरंगों के माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की गति ठोस में अधिकतम, तरल में कम और गैस में न्यूनतम होती है। सामान्य रूप से बात करें तो ये निर्वात में प्रकाश का गति चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है और यह सार्वभौमिक स्थिरता जिनका मान c = 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आज का 8वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए रक्त, बी हड्डी, सी त्वचा, डी उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्वचा। त्वचा जो संयोजी ऊतक नहीं है, तो इनके बारे में भी विस्तार से जानें कि संयोजी ऊतक कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती है। कोशिकाओं के बीच मैट्रिक्स होता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। उपस्थिति, हड्डी और रक्त ऊतक संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। त्वचा उपकला का उदाहरण है। तो आज का हम 9वां प्रश्न की बात करें कि पैराशूट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कपड़े का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी रेयॉन, सी नायलॉन, डी टेरिलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नायलॉन। नायलॉन का पैराशूट बनाने में नायलॉन कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में भी विस्तार से जान लें कि सभी के बारे में कि नायलॉन एक फाइबर मानव निर्मित अणुओं से बना है जो परमाणुओं के छोटे लगातार दोहराए जाने वाले वर्गों से बना है। नायलॉन की मजबूती, प्रत्यक्षता, स्थायित्व, हल्के वजन के कारण इसका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए किया जाता है। और यह एक कृत्रिम पॉलीमर है जो वसा, अम्ल, हेक्सा और मेथानिल से संशोधित होता है। वहीं बात करें तो रेयॉन की, तो यह एक पुनर्जीवित सेलुलोज के प्राकृतिक स्रोतों से बना एक फाइबर है। इसका अनुभव और स्पर्श रेशम के समान होता है और इसे कृत्रिम रेशा कहा जाता है। इसका आविष्कार जॉर्ज ऑडेमस ने किया था। याद रखिएगा कि रेयॉन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज ऑडेमस ने किया था। अब वहीं बात करें तो टेरिलीन का, तो यह एक सिंथेटिक संघनन बहुलक है जो मोनोमर्स एथिलीन ग्लाइकोल है और टेरिफिलिक एसिड है। इसमें एक एसिटिक लीकेज है। एथिलीन ग्लाइकोल अणुओं का टेरिफिक एसिड का क्रमिक संघनन द्वारा बनता है और इसका उपयोग पॉलिएस्टर फाइबर में किया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है? और यह मेरा अंतिम प्रश्न है। ऑप्शन ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है। तो इनके बारे में ही जरा विस्तार से जान लें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन
CFC जिसे कहते हैं कि गैर गैर ज्वलनशील रसायन होते हैं जिनमें कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। इसका उपयोग एरोसोल, स्प्रे, फोम के धमन, कमक और पैकिंग सामग्री, विलायक, प्रतिशक के निर्माण में किया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। इसके बारे में कुछ और जान लें कि प्राकृतिक डाइऑक्साइड जो कोयले, तेल, गैस और कार्बन युक्त जीवाश्म ईंधन जलने से उत्सर्जित होती है और जलवायु परिवर्तन में इसका सबसे बड़ा योगदान है। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आए हैं उसमें 15 गुना, माफ़ कीजिएगा, कि 15 गुना जलवायु परिवर्तन का ही असर है, जो 1/3 भाग में पाकिस्तान का ये बाढ़ से प्रभावित है। और ये भूख और मुफलसी का बहुत बड़ा शिकार होने जा रहा है पाकिस्तान, और आने वाले समय में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें तो मिट्टी के बैक्टीरिया से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जित होता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी I8।